दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड्स में अगर 2021 में मुझे निवेश करना है तो कौन से मिड कैप फंड्स मेरे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या है। तो सर, मिड कैप फंड्स आपके वो फंड्स है जहां पे फंड मैनेजर मिनिमम 65% पैसा आपका जो भी आप निवेश कर रहे हो उसका मिड कैप कंपनीज में निवेश करेगा और बाकी रिमेनिंग 35% पैसा आइदर ही कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप और स्मॉल कैप। अब ये मिड कैप कंपनीज कौन सी है? ये मिड कैप कंपनीज एज पर द सेबी डेफिनेशन जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है वो है आपकी लार्ज कैप कंपनीज। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज है वो है आपकी मिड कैप कंपनीज, यानी 101 से लेके 250 तक जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग के बेसिस पर वो सारी कंपनीज आपकी मिड कैप कंपनीज है और उसके बाद जो कंपनीज आती है वो सारी आपकी स्मॉल कैप कंपनीज है। तो फंड मैनेजर आपका इन्हीं 150 कंपनीज में से 65% पैसा मिनिमम ऐसा मैंडेट निवेश करेगा और बाकी रिमेनिंग पैसा वो या तो लार्ज कैप में रखेगा या स्मॉल कैप में रखेगा। अब यहाँ पे जो भी बेसिकली मैं आपको फंड्स बताने वाला हूँ मिड कैप फंड्स के लिए, उसको हमने किन बेसिस पर फिल्टर करा है पहले मैं वो बताता हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन्स पे दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी खुद से एनालिसिस कर सको किसी भी पर्टिकुलर फंड का कि मुझे वो फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल्ड बाय डिटेल्ड आप खुद से कैसे एनालिसिस करोगे। बेसिकली मैं जितनी भी वीडियोस बनाई हैं पुरानी वो सब मैंने खुद मैनुअली कैलकुलेट करता था, लेकिन आज एक वेबसाइट की हेल्प से आप कैसे हेल्प ले सकते हो और खुद से कैसे एनालिसिस करोगे वो भी बताऊंगा। तो सर, सबसे पहले जरूरी है आपका फंड का एयूएम का एक्सपोजर कितना है इक्विटी फंड के एयूएम में। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड का मान लीजिए आज एसेट साइज है एयूएम है 10,000 करोड़ का, लेकिन वहीं एक्सिस फंड हाउस का इक्विटी का एक्सपोजर है, इक्विटी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1 लाख का, 1 लाख करोड़ का। तो यानी 10% हिस्सेदारी है पूरे इक्विटी के एयूएम में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस मिड कैप एक फ्लैगशिप फंड है एक्सिस मिड फंड हाउस का। तो आइडियली जितना ज्यादा एक्सपोजर हो इक्विटी के एयूएम में उतना बेटर होगा, यानी प्रायोरिटी फंड हाउस की उतनी ज्यादा होगी। तो ये एक हाइजीन फैक्टर है, हालांकि इसके बेसिस पर डिपेंड आप डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ये भी एक हाइजीन फैक्टर है कि आपके फंड का मिड कैप फंड का या स्मॉल कैप का या लार्ज कैप का पूरे इक्विटी में कितना कंट्रीब्यूशन है उस फंड हाउस के इक्विटी एयूएम में। तो मैंने ये भी एनालिसिस करा है, साथ ही में बाकी जितनी भी वीडियोस में पुरानी वीडियोस में से लार्ज कैप पे बनाई है मैंने, स्मॉल कैप पे बनाई है, जहां पे मैंने वहां पे रिस्क एनालिसिस कैलकुलेट करे वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। उन्हीं बेसिस पर मैंने फिल्टर करे हैं, जैसे कि फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, यानी फंड की वोलेटिलिटी कितनी है। अगर मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए कि भाई आज एक्सिस मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है मान लीजिए 23% इन 3 इयर्स रोलिंग पीरियड, तो यानी 3 साल के पीरियड में फंड +25 -25 हो सकता है, मतलब +25 -25% के रिटर्न्स के बीच में आपके रेंज रहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वोलेटिलिटी, और आइडियली वोलेटिलिटी जितनी कम हो, कंसिस्टेंट हो, उतना बेटर है। दूसरा हमारा फिल्टर है कि फंड का अल्फा कितना है, हाउ मच फंड मैनेजर आर एबल टू बीट द बेंचमार्क, उनका स्प्रेड कितना है। जितना ज्यादा मार्जिन के साथ बीट कर रहा है उतना अच्छा है, तभी तो आप फंड मैनेजर को फी पे करने में आप खुशी होगी ना कि अगर फंड मैनेजर आर एबल टू बीट द बेंचमार्क कंसिस्टेंटली, तो वो बताता है आपका फंड का अल्फा कितना है। और ये सारी डिटेल्स आपको मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे आसानी से मिलेंगी, हालांकि बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, और इसलिए मैं मॉर्निंग स्टार पे कैसे ढूंढोगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यूअसली देखते रहिए ताकि आप लोग खुद से भी सीख सको। तीसरा हमारा पैरामीटर होता है गाइस शार्प रेशो कितनी है। शार्प रेशो सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, यानी मैं अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि मिड कैप फंड्स आर रिस्की फंड्स, तो अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो उसके बदले में मैं चाहूंगा कि 2 रुपए का रिटर्न्स में मिले, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। शार्प रेशो हमेशा फंड की पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये भी एक प्राइम फैक्टर है। इसके साथ में हमें देखना है फंड का टर्नओवर रेशो भी देख सकते हैं। टर्नओवर रेशो क्या बताता है कि फंड की चर्निंग रेशो कितनी है। अगर मेरे पास फंड, देखो जितने भी फंड्स होंगे, म्यूचुअल फंड्स होंगे, उनका एक पोर्टफोलियो होता है स्टॉक्स का लगभग 40 से 50,
तो कई बार ऐसा होता है कि बुलिश मार्केट में या रिटर्न्स को चेस करने के लिए फंड मैनेजर अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को बाइंग सेलिंग ज्यादा करता रहता है ताकि रिटर्न्स चेस कर सके। आइडियली चर्निंग रेशो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो कम होनी चाहिए, उतना बेटर है, क्योंकि अगर चर्निंग ज्यादा होगी तो इसका इंपैक्ट आपके रिटर्न्स पर पड़ेगा। वी कांट अवॉइड इट, हम चर्निंग डेफिनेटली रहेगी लेकिन कम होनी चाहिए आइडियली। गाइस लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि मेरे फंड का बीटा कितना है। बीटा मतलब मेरा फंड कितना वोलेटाइल है एज कंपेयर टू इट्स इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस मिड कैप की बात कर रहा हूँ तो यानी बीएसई मिड कैप इंडेक्स से कितना मेरा फंड वोलेटाइल है, कितना रिलेटेबल है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिड कैप इंडेक्स गिर रहा है तो मेरा फंड कितना गिर रहा है। अगर ये 1% गिर रहा है तो मैं ये चाहूंगा कि ये 0.8% ही गिरे, कंपेरेटिवली कम गिरे। तो जितना कम वोलेटाइल हो उतना अच्छा है मेरे लिए। तो मैंने जितने भी यहाँ पे फंड सेलेक्ट करे हैं उन सब में फंड का जो बीटा है इट इज लेस देन 1, और आइडियली ये 1 से कम होना चाहिए, उतना बेटर होगा। 1 से ज्यादा होता है तो फंड यानी कंपेरेटिवली आपका रिस्की है या ज्यादा वोलेटाइल है। गाइस इसके साथ में ये तो सब हो गए हाइजीन फैक्टर, इसके साथ में हम ये भी देखेंगे रिटर्न एनालिसिस। वैसे तो ये कहा जाता है कि पास्ट रिटर्न्स इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स, बट डेफिनेटली इफ वी आर कंपेयरिंग द पास्ट रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, तो वी नो कि हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट विद द फंड्स। तो इसलिए रोलिंग रिटर्न एनालिसिस भी करना हमारे लिए जरूरी है। अब मैं स्क्रीन पे चलता हूं और आपको साइड बाय स्टेप पहले हम इसको रिस्क एनालिसिस करेंगे मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे, और रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करने के लिए मैंने रुपी वेस्ट वेबसाइट को यूज किया है। देखो इन दोनों वेबसाइट से मेरा कोई भी एफिलिएशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग खुद इसे यूज कर सको, खुद अपने फंड को एनालिसिस कर सको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो गाइस अब हम एक्सेल पे आ गए और मैंने जो फंड सेलेक्ट करे आप लोगों के लिए और जिनको मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो 5 फंड्स है। पहला नाम आता है एक्सिस मिड कैप फंड, फिर आता है डीएसपी मिड कैप फंड, फिर आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अब इनमें से भी मैं कुछ 2 से 3 फंड ही आपको सजेस्ट करने वाला हूं, लेकिन कैसे एनालिसिस करने वाले हैं हम वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने फंड का एक्सपोजर चेक किया है पूरे ओवरऑल इक्विटी एयूएम में। तो एक्सिस मिड कैप फंड का 12% एक्सपोजर है ओवरऑल इक्विटी एयूएम में, यानी ये एक फ्लैगशिप फंड है। वहीं डीएसपी का 26% है, दिस इज वेरी गुड, यानी ये प्रियोरिटी फंड है फ्रॉम द डीएसपी फंड हाउस, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का 12 से 15% का एक्सपोजर है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का कंपेरेटिवली कम है, 8% का एक्सपोजर है। वहीं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 38% एक्सपोजर है ओवरऑल इक्विटी एयूएम में, तो यानी ये एक प्रियोरिटी फंड है, यानी एक फ्लैगशिप फंड है। तो ये एक हाइजीन फैक्टर का पहला। दूसरा हमने देखा है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कंपेरेटिवली काफी कम है। यहाँ पे जो मैंने एक्सपेंस रेशो लिए ये डायरेक्ट प्लान के लिए, लेकिन जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो हम रेगुलर प्लान्स को एनालिसिस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सर 2013 के बाद से स्टार्ट हुए डायरेक्ट प्लान, तो एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री एनालिसिस कर सके इसलिए हमने रेगुलर प्लान को करना है। और रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में कोई डिफरेंसेस नहीं होता एक्सेप्ट दी एक्सपेंसेस रेशो, क्योंकि वहां पे आपका रेगुलर प्लान में आपका कमीशन इन्वॉल्व होता है। इसी के साथ में मैंने फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, अल्फा, बीटा एंड देन टर्नओवर रेशो, ये तीनों चेक करे हैं। जैसे मैंने आपको टर्नओवर रेशो बता देता हूँ, बाकी ये सब चीजें तो मैंने आपको मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट से ही दिखाऊंगा कि आप कैसे एनालिसिस करोगे। एक्सिस का 55% है, डीएसपी का 21% है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी का 31 है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का 56 है और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का फंड का 176% है। कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। आप इस प्रोसेस से ही समझ जाओगे कि मुझे कैसे फंड को अपनी लिस्ट से टिक करना है, एक कौन से फंड मुझे निकाल देने अपनी लिस्ट से, आप आराम समझोगे। तो पीजीआईएम के लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो गया, काफी कंपेरेटिवली टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा है। रिटर्न्स चाहे या शार्प रेशो, बाकी रिस्क एनालिसिस हो, लेकिन बाकी चीजें भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे जाता हूं और मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे आपको जो मैंने अभी आपको एक्सेल पे दिखाया उसी को मैं आपको रिस्क एनालिसिस दिखाता हूं। देखो इस मॉर्निंग स्टार से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सिखा सकूं कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे हमने रिस्क एनालिसिस में हमारे पास 3 इयर्स का रोलिंग और 5 इयर्स का रोलिंग के टाइम फ्रेम के पीरियड पे हम निकाल सकते हैं। तो 3 इयर्स के बेसिस पे मैं बताता हूँ, क्योंकि 3 साल से नीचे मिड कैप फंड में लगाना समझदारी नहीं होगी। तो फंड का अल्फा है 8.24%, यानी फंड आर एबल टू बीट द बेंचमार्क मार्जिन जो एक्सपेंस है, दिस इज वेरी गुड विद एक्सिस मिड कैप फंड इन 3 इयर्स टाइम फेसिस। बीटा है 0.75, कंपेरेटिवली 1 से कम होना चाहिए। आर स्क्वायर अभी के लिए छोड़ दीजिए। शार्प रेशो इज अ 0.61, यानी फंड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इट शुड बी पॉजिटिव, 0.61 इज अ गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ 20.39,
अगर आप इसे कैटेगरी से कंपेयर करो तो कैटेगरी का 25.18 है, यानी कंपेरेटिवली मेरा एक्सिस मिड कैप फंड कम वोलेटाइल है। ये मेरे लिए अच्छी बात है। अब मैं डीएसपी का दिखाता हूं आपको। तो डीएसपी का भी 3 इयर्स का टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो वो देखोगे फंड का जो अल्फा है दैट इज दी 2.32 कंपेयर टू एक्सिस कम है, लेकिन ठीक है, इट शुड बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना अच्छा है। फंड का बीटा 0.85 एक से कम है, शार्प रेशो 0.30, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एक्सिस के कंपैरिजन में 3 इयर्स के टाइम फ्रेम के बेसिस पे कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन 23.17, अगर हम एक्सिस से कंपेयर करें ये 20 है और ये यहाँ पे 23.17 है, लेकिन वो डिफरेंट फंड मैनेजर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट हाँ कैटेगरी के कंपैरिजन में कम है। तो ये अब उसके बाद हम देखते हैं कोटक का। तो कोटक का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो कोटक का भी देखोगे 3 इयर्स के टाइम फ्रेम के बेसिस पर अल्फा इज 4.20 अच्छा है, बीटा 0.97 एक से कम होना चाहिए, थोड़ा सा वोलेटाइल है अगर आप एक्सिस से और डीएसपी से कंपेयर करो, लेकिन ठीक है। शार्प रेशो 0.37 पॉजिटिव होने चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 25.98, यानी थोड़ी सी वोलेटिलिटी कंपेयर टू बाकी दो फंड्स एक्सिस और डीएसपी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजें भी देखनी है हमें, सिर्फ इस बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेना। अब हम बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया की। इन्वेस्को इंडिया में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वही हम रिस्क एनालिसिस पर, रिस्क एंड रेटिंग के बेसिस पर जाएंगे। यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे आप डिटेल डालोगे आसानी से मिलेंगी। 3 इयर्स का ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ओपन होता है। तो अल्फा देखोगे 4.89, बीटा 0.87, शार्प रेशो 0.41, स्टैंडर्ड डेविएशन 23.52। वहीं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का हम अब रिस्क एनालिसिस देख रहे हैं, यानी हाइजीन देख रहे हैं, हाइजीन फैक्टर्स। तो आप देखोगे अल्फा 7.39, बीटा 0.97, शार्प रेशो 0.48, स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली यानी वोलेटिलिटी 26.52 ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा हो गया रिस्क एनालिसिस। लेकिन अभी मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं कि फंड मैनेजर के टेन्योर भी देखना आपको आइडियली देखना चाहिए कि कितनी टेन्योर से खाते हैं, कितनी कंसिस्टेंट रही है फंड मैनेजमेंट टीम, और या कितनी बार वो फंड मैनेजर कितनी बार चेंजेस हुआ है, ये कम होना चाहिए आइडियली। तो मैं आपको इसके ओवरव्यू में दिख जाएगा। एक्सिस का दिखाता हूं पहले। तो आप एक्सिस में देखोगे मिस्टर श्रेयस देवालकर जी इसको फंड को मैनेज कर रहे हैं और हितेश दास के साथ में। तो दो फंड मैनेजर है, 2016 से है, हालांकि कोई लॉन्ग टेन्योर हिस्ट्री तो नहीं है बट ठीक ठाक है 2016। अब डीएसपी के केस में देखोगे तो यहां जो मैं बता रहा हूं ना आपको फंड मैनेजर की, आप अभी देखोगे तो आप समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं आपको, तो इसलिए जरूर देखते रहिए। आप देखोगे मिस्टर विनीत सांबरे जी 2012 से फंड को मैनेज कर रहे हैं रेशम जैन और जय कोठारी जी के साथ में। बाकी उससे पहले अपूर्वा शाह मैनेज करते थे। तो यहाँ पे भी काफी बार फंड मैनेजर चेंज नहीं हुए। ठीक है, विनीत सांबरे जी लगभग 8 साल 10 साल 9 साल से डीएसपी के साथ में। बात रही कोटक की, अभी कोटक का मैं दिखाता हूं आपको। तो कोटक में देखोगे तो आप मिस्टर पंकज इस फंड को 2010 से मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है। 2010 से फंड को मैनेज कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली मैनेज कर रहे हैं, अल्फा जनरेट कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। यानी फंड मैनेजमेंट टीम काफी कंसिस्टेंटली वर्क कर रही है, काफी बार फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ। उससे पहले भी 3 ही फंड मैनेजर रहे हैं पूरी फंड हिस्ट्री में, और ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं इन्वेस्को की। इन्वेस्को में अगर आप देखोगे फंड मैनेजर की एक टेन्योर, कितनी बार फंड मैनेजर चेंज हुआ है, तो आप देखोगे मिस्टर प्रणव गोखले अभी रिसेंटली 2018 में ज्वाइन करे, नीलेश ने ज्वाइन किया, विनय पहाड़िया जी ने काफी टाइम दिया था, उससे पहले ताहिर वादशाह भी थे। तो ये भी एक कंपैरिजन देखा जाए तो कोटक अच्छा है, डीएसपी और एक्सिस। बाकी अब पीजीआईएम का देखना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि मैं क्यों समझा रहा हूं कि आप फंड मैनेजर की टेन्योर्स देखना भी एक आपका एक हाइजीन फैक्टर है। आप देखोगे यहाँ पे मैनेजर का टाइमलाइन देखिए आप, अभी अनिरुद्धा नाहा जी मैनेज कर रहे हैं, और उससे पहले कितनी बार फंड मैनेजर चेंज हुए, 2013, 15, 17 में कितनी बार फंड मैनेजर चेंज हुए। और गाइस ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर फंड मैनेजर बहुत बार बार चेंज हो रहे हैं, चाहे फंड 7% का अल्फा जनरेट कर रहा हो, दिस इज नॉट वेरी गुड। और साथ ही में फंड की मैंने दिखाया था आपको कि फंड का टर्नओवर रेशियो इज 176%, यानी फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो पे चर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। 2018 से फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टेन्योर नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है पीजीआईएम के साथ में। तो अगर मुझे आज अभी इस समय कोई फंड अगर मुझे अपनी इस लिस्ट से निकाल देना चाहिए तो वो पीजीआईएम होगा, यानी मुझे पीजीआईएम में इन्वेस्टमेंट मैं आप ना करने की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास दूसरे अच्छे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अभी तो ये हो गए हमारे फंड के रिस्क एनालिसिस, यानी हाइजीन हमने चेक कर लिया।
अभी हम दूसरा जो फैक्टर है रिटर्न एनालिसिस, उस पर एक बार नजर आएंगे। उसके लिए रूपी वेस्ट की साइट से आप रेफर कर सकते हो, हालांकि और भी वेबसाइट है जैसे एडवाइजर खोज की टूल्स, वहां पे मिल जाएंगे, वहां पे भी रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हो। लेकिन एक बहुत सिंपल प्लेन प्रोडक्ट प्लेन टूल्स है, यहाँ पे आसानी से आप डालोगे डिटेल्स तो मिल जाएंगी। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई इसको एफिलिएशन नहीं है मेरा इनके साथ किसी भी तरीके का, लेकिन ताकि आप इसे यूज में ले सको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड का निकाला हुआ है, ये 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स है। तो आप देखोगे चार्ट दिख रहा है, सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ, यहाँ पे एक नैरो स्प्रेड था, दिस वॉज नॉट गुड। अगर ये नैरो स्प्रेड है तो यानी फंड मैनेजर आर नॉट एबल टू मैनेज दिस फंड। रीजन कुड बी मैनी, फंड साइज ज्यादा बड़ा है या फंड मैनेजर कैपेबल नहीं है, जो भी रीजन होगा, लेकिन ये एक अच्छा फैक्टर नहीं है। अभी भी अगर आप देखोगे एचडीएफसी मिड कैप के साथ में भी सेम सिचुएशन था, लेकिन अभी देखोगे स्प्रेड कितना अच्छा है, कंसिस्टेंटली स्प्रेड बढ़ रहा है, दिस इज वेरी गुड विद एक्सिस मिड कैप फंड। और बाकी आप रोलिंग रिटर्न स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो, नीचे काफी दिखेंगी, लेकिन मेरा वो समझाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्प्रेड दिखाना चाहता हूं, यानी रोलिंग रिटर्न एनालिसिस दिखाना चाहता हूं। 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न एनालिसिस में मेरे बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन के साथ बीट कर रहा है। अब अगला आता है हमारा, ये फंड आता है हमारा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। कंपेयर करोगे एक्सिस मिड कैप से तो स्प्रेड थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली मेरा फंड मैनेजर, माय फंड मैनेजर आर एबल टू बीट द बेंचमार्क। इसके साथ में अब अगला देखते हैं डीएसपी मिड कैप फंड। डीएसपी मिड कैप फंड का भी अगर 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न देखोगे तो देखोगे मार्जिन यानी स्प्रेड काफी अच्छा है, काफी अच्छा अल्फा जनरेट कर पा रहा है, कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस के बेसिस पे आप यहाँ पे 3 इयर्स का मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स भी देख सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो बेंचमार्क से, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। अगला है हमारा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। कुछ समय पहले तो पीजीआईएम वाज नॉट एबल टू बीट द बेंचमार्क, बट हाँ, क्योंकि अप्रैल के बाद से तो आपने देखा ही होगा कि आफ्टर दिस कोरोना वायरस एक अच्छी खासी रैली हो गई है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो हो सकता है उसकी वजह से ये स्प्रेड बढ़ गया हो। लेकिन बाकी फैक्टर्स के हिसाब से टर्नओवर रेशो और फंड मैनेजर जो काफी बार चेंजेस हो रहे हैं, तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को मैंने अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका रोलिंग रिटर्न एनालिसिस भी दिखाऊं तो आप इस वेबसाइट से रेफर कर सकते हो, आपको दिखेगा। लास्ट में हम देखते हैं हमारे फंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का। इसका भी 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे अच्छा खासा स्प्रेड है, अच्छे खासे मार्जिन के साथ बीट कर रहा है कंसिस्टेंटली। कुछ समय पहले था, लेकिन अभी काफी टाइम से फंड मैनेजर आर एबल टू बीट द बेंचमार्क वेरी कंसिस्टेंटली, अच्छे मार्जिन के साथ में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पे। मिनिमम वो 3-3.37 वहीं, लेकिन बेंचमार्क का देखोगे तो -12.44 है, मैक्सिमम 43.49 है, तो मैक्सिमम मेरे बेंचमार्क का 35.62 है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको देखने हैं। बाकी आप ये इनकी वेबसाइट पे रेफर कर सकते हो, आपके पास जो भी फंड्स है आप उनको एनालिसिस कीजिए। अब देखो इस लिस्ट से मुझे क्या समझ में आता है, इस लिस्ट से समझ में आता है कि भैया मेरे पास पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड तो सही नहीं है, आई विल अवॉइड इट, आई विल स्किप इट। इन्वेस्को इंडिया भी आई कैन स्किप इट। अगर मुझे 3 फंड चूज करने हैं तो मेरे पास आज एक्सिस है, डीएसपी है, कोटक है। अब इनमें से भी मुझे अगर 2 फंड चूज करने हैं तो हमने जो एनालिसिस करा है उससे समझ में आता है एक्सिस और डीएसपी, और इनमें से भी सबसे जो मुझे एक ही फंड लेना है तो मेरे हिसाब से वो एक्सिस है। और रीजन मैंने आपको बता दिया, रिस्क एनालिसिस देखी और हमने रोलिंग रिटर्न्स देखी है। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूं तो मैं डीएसपी के साथ जा सकता हूं या कोटक के साथ जा सकता हूं। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, लेकिन मुझे मिड कैप का एक्सपोजर चाहिए, रिटर्न्स मुझे मिड कैप जैसे रिटर्न्स चाहिए, तो मैं एक्सिस में भी जा सकता हूं। या मुझे 2 फंड्स मुझे निवेश करना है लेकिन 2 फंड चूज करने हैं तो आई विल गो विद एक्सिस और डीएसपी। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव मैंने आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर पाई होगी कि आप कैसे फंड्स को एनालिसिस करोगे और मिड कैप कैटेगरी में कौन से फंड बेटर होंगे। और गाइस मैं टेलीग्राम ग्रुप चला रहा हूं जिसमें मैं बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूं अपने यूजर्स को। तो अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे रहा हूं, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। आने वाली वीडियोस का भी वहां पे हम डिटेल्स डालेंगे और काफी सारी चीजों पे मैं काम कर रहा हूं, वो सब चीजें वहां पे टेलीग्राम पे मिलेगी। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करे बिना मत जाना, मोटिवेशन मिलता है ऐसे काम करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो पे हम 700 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं और वो टारगेट अचीव करने में आप मेरी मदद कर सकते हो, तो एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।